आज हम बात कर रहे हैं इंडिया की हिस्ट्री फ्रॉम 3000 बीसी। 3000 बीसी में हम देख सकते हैं कि इंडस वैली का प्रेजेंस तो दिख रहा है लेकिन एज ए सिविलाइजेशन नहीं। लेकिन इस दौरान इजिप्ट में और इजिप्शियन सिविलाइजेशन था और सुमेरियन सिविलाइजेशन इराक में था। और आगे बढ़ते हैं हम सहूलत के लिए। अभी जब सिविलाइजेशन के दौरान और टिल 4th सेंचुरी 5th सेंचुरी गौतम बुद्ध के तक हम 100 ईयर्स का चेंज देखेंगे, क्योंकि उससे हमें ज़्यादा फर्क नहीं गिरेगा, क्योंकि किंगडम्स का ज़्यादा मोशन नहीं है कि बस इंडस वैली सिविलाइजेशन है, बाद में इंडो आर्यन सिविलाइजेशन है। तो आगे बढ़ते हैं। अराउंड 2500 बीसी हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन उभरा है और उसके निकट सुमेरियन सिविलाइजेशन इराक में है। तो इराक के सुमेरियन सिविलाइजेशन से जब बिजनेस किया इंडस वैली के लोगों ने, उनसे बहुत कुछ सीखा और इस सिविलाइजेशन में भी उसको अमल किया और इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसे उत्तीर्ण सिविलाइजेशन को डेवलप किया। 1500 बीसी में इंडस सिविलाइजेशन लुप्त हो जाता है और इंडो आर्यन एक किंगडम्स बनते हैं और कहा जाता है इस दौरान आर्यंस इंडिया में प्रवेश कर चुके हैं सेंट्रल एशिया से। और ये कई हिस्टोरियंस मानते हैं, लेकिन इसको और कई हिस्टोरियन या बुद्धिजीवी इसको नकारते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है इंडो आर्यन किंगडम्स का दौर। इंडो आर्यन प्रेजेंस इंडस वैली और वेस्टर्न गुजरात और वेस्टर्न राजस्थान हिमाचल प्रदेश के एरिया में और दिल्ली के एरिया उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाता है। 650 बीसी के दौरान मगध साम्राज्य शुरू होता है इस इंडियन आर्यन सिविलाइजेशन में। आर्यन सिविलाइजेशन बंगाल तक पहुंच जाता है और मगध एक साम्राज्य के जैसे स्थापित करता है अपने आप को। आप नीचे देख सकते हैं द्रविडियन किंगडम्स हैं, जिनकी जानकारी अभी ज़्यादा नहीं है हिस्ट्री में कि इस दौरान द्रविडियन किंगडम्स क्या कर रहे थे, इसलिए कोई मेंशन नहीं हुआ है। इंडिया के वेस्ट में आप देख सकते हैं कि पर्शियन किंगडम का स्थापना हो जाती है अराउंड 550 बीसी। और इसी दौरान गौतम बुद्ध अपने विचार को प्रचार करते हैं और बौद्ध धर्म की स्थापना में वो शुरुआत करते हैं। अराउंड 450 बीसी नंदा डायनास्टी की स्थापना करते हैं और पूरे सेंट्रल इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया जैसे जो गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्से छोड़कर उनका राजनंदा एम्पायर को स्थापना करते हैं। आप देख सकते हैं अनुराधापुरा कहकर श्रीलंका में एक किंगडम की स्थापना होती है। नंदा एम्पायर को बर्खास्त करके मौर्यन एम्पायर शुरू होता है, जिसमें आपको अशोका द ग्रेट भी पाए जाते हैं। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने इस एम्पायर की शुरुआत की और अलेक्जेंडर जब उस वेस्टर्न पार्ट से सेल्यूसिड एम्पायर, उनके अलेक्जेंडर के जनरल ने एक सेल्यूसिड एम्पायर कहकर उसकी स्थापना की। आप नीचे द्रविडियन पोर्शन में, सदर्न इंडियन पोर्शन में देख सकते हैं कि चोला किंगडम है। ये चोला किंगडम की खास बात यह है, ये दुनिया का सबसे लंबा राज्य करने वाला एक फैमिली है जो 1500 साल राज किया है इस पोर्शन ऑफ इंडिया पे। तो ये बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि चोला किंगडम इतना लंबे तक इंडिया में राज किया है कहकर, क्योंकि हम ज़्यादातर उत्तर भारत की बात करते हैं, लेकिन चोला किंगडम एक ऐसी किंगडम है जो दुनिया में, ना कि इंडिया में, लंबा राज करने वाला एक किंगडम है। सातवाहना शुरू होता है अराउंड महाराष्ट्र। ये मौर्यन एम्पायर के दौरान होता है। सातवाहना किंगडम दिस शुरू होता है। मौर्यन एम्पायर को पछाड़कर सातवाहना सेंट्रल इंडिया में अपनी
पकड़ बना लेता है। नीचे आप देख सकते हैं कि पांड्या एम्पायर भी शुरू हुआ है, किंगडम भी शुरू हुआ है। मौर्यन एम्पायर का थोड़ा बहुत पतन हो जाता है और इंडिया उपमहाद्वीप में कलिंगा एक राज्य बनता है। अब इस दौर तक बौद्ध धर्म बहुत ही विस्तार हो चुका था इंडिया में और मौर्यन एम्पायर के दौर में पूरा इंडिया एक बौद्ध धर्म में अपनाने लगा था। हिंदू धर्म नहीं मानते थे ज़्यादातर लोग, लेकिन उस दौरान एक ब्राह्मण सुंगा एम्पायर कहकर मौर्य जो जनरल होते हैं मौर्यन के, उनको हटाकर अपना एक किंग एम्पायर स्थापित करता है, मौर्यन एम्पायर को खत्म कर। ये जो अलेक्जेंडर के बचे कुचे इंडो ग्रीक लोग होते हैं वो अभी इंडिया में प्रवेश कर देते हैं, जैसे गुजरात, राजस्थान, पंजाब की तरफ। आजकल जो पंजाबी हैं जो ज़्यादातर ग्रीक नस्ल के पाए जाते हैं। सुंगा एम्पायर एक छोटे से इलाके में तब्दील होकर रह जाता है। आप देख सकते हैं कि अपने अफगानिस्तान और पर्शिया की तरफ से ये जो कुशन्स वगैरह आते हैं और अपनी वेस्टर्न इंडिया पे अपनी पकड़ बनाते हैं। कन्वा एम्पायर की शुरुआत, कन्वा एम्पायर के निधन हो जाता है अराउंड 20 BC। दिस इज द टाइम ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो जेरूसलम या पैलेस्टाइन के इलाकों में वो रहते थे। इंडो पार्थियन, इंडो सिथियंस जो आते हैं इंडिया में पर्शिया की तरफ से, जहाँ से अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था इंडिया की तरफ, तब हमारे कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं राजपूत जो हैं, कुशन्स जो इंडिया पे इन्वेड किए थे, उनकी लोग हैं इंडिया में आजकल जो राजपूत हैं। गुजरात में साका किंगडम की स्थापना होती है। हम देखते हैं कि सातवाहना किंगडम बिखर कर कुछ छोटे छोटे किंगडम्स हो रहे हैं इंडिया में। कुशन्स जो आए हैं इंडिया में अराउंड 231 AD में, इनसे हमारे राजपूत पाए जाते हैं। जो भी राजपूत हैं इंडिया में, ये कुशन जो इन्वेजन हुआ था उस दौरान के लोग हैं। सातवाहना किंगडम जाकर वाकाटका किंगडम हो जाता है और कोस्टल इंडिया में सारे छोटे छोटे किंगडम्स बन जाते हैं। गुप्ता एम्पायर की शुरुआत होती है अराउंड 275 AD में। गुप्ता एम्पायर कुशन्स को समाप्त करके अपनी एम्पायर स्थापित करता है। आप असम में देख सकते हैं कामारूपा कहकर एक किंगडम शुरू हुआ है। गुप्ता एम्पायर कलिंगा एम्पायर को खत्म करके भी अपनी स्थापना करता है और कलिंगा की तरफ और गुजरात की तरफ साका एम्पायर की खात्मा होता है। गुप्ता एम्पायर अपना गुजरात में भी एम्पायर की स्थापना कर लेता है। गुप्ता एम्पायर सिकुड़ने लगा है 441 AD में। आप देख सकते हैं नेपाल एक किंगडम का शुरुआत हुआ है, मगध एम्पायर का शुरुआत हुआ है, नाला कलिंगा आंध्रा एम्पायर का शुरुआत हुआ है किंगडम मगध एम्पायर एक्सटेंड हो रहा है और सिंध, गुर्जर, मुल्तान, कश्मीर कहकर किंगडम शुरू हुए हैं 571 AD। इस्लाम का प्रचार अरेबिया में इस दौर पे शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं कि इंडिया में ये सारे किंगडम्स प्रेजेंट थे उस टाइम पे, पल्लवा, पांड्या और कुछ देर के लिए चोला एम्पायर, चोला किंगडम
पांड्यास या पल्लवा के अधीन हो जाता है, फिर भी वो राज अपना करते हैं कंटिन्यूसली। वो 500 साल तक पल्लवा के अंडर काम करते हैं, उनके ट्रिब्यूटरी के जैसे। हर्षा एम्पायर शुरुआत हुआ है, चालुक्य एम्पायर हुआ है। आप देख सकते हैं तिब्बत भी शुरू हुआ है इस दौरान। जो चाइना का कंटेंशन है कि तिब्बत हमारा इलाका है, इस तिब्बत हरदम एक इंडिपेंडेंट किंगडम या एम्पायर रहा है। इस दौरान अरेबिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुकूमत शुरू हुआ है। वो मक्का में अपना किंगडम स्थापित कर चुके हैं और उस दौर पे इंडिया में चालुक्यंस, हर्षा और पल्लवा, पांड्यास ये रूल कर रहे हैं। जब सैसनिड एम्पायर को करीबन खत्म करके कैलिफेट जो है इंडस या सिंधु नदी के करीब आ जाता है, तब इंडिया में ये सब छोटे छोटे राज्य हैं। सैसनिड एम्पायर जो इंडस के उस तरफ था, पर्शियन एम्पायर, वो खत्म हो चुका है। अब ग्रीन में जो है, लाइट ग्रीन में जो वेस्ट की तरफ, वो कैलिफेट ऑफ उमर रज़ियल्लाहु अन्हु है। अराउंड 671 एडी को कैलिफेट इंडस नदी तक पहुंच चुका है और बॉर्डर कर रहा है। इंडस नदी एज ए बॉर्डर है उसका। कैलिफेट इंडस नदी को क्रॉस कर राजस्थान गुजरात के बॉर्डर पे पहुंच चुका था 721 एडी पे, 731 एडी। कश्मीर किंगडम सारे नॉर्थ इंडिया पे छा जाता है। सेवन 61 एडी पर ये सिचुएशन है, जहाँ पे कश्मीर वापस जो कश्मीर का वैली है उतना ही रह जाता है और गुर्जर, चालुक्यास, राष्ट्रकूटास रूल कर रहे हैं इंडिया में। नेपाल की भी स्थापना थोड़ी सदियों पहले हो चुकी है, 781 एडी। गुर्जर प्रतिहारस पूरे वेस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया पे छाते हैं। अब्बासिद खलीफेत की पतन शुरू होता है 871 एडी में। वेस्टर्न बॉर्डर के इंडिया के सब कॉन्टिनेंट पे गजनविद्स का किंगडम शुरू हुआ है। गजनविद्स दिल्ली तक पहुंच जाते हैं अराउंड 1000 एडी। नीचे देख सकते हैं चोलास फिर अपनी स्थापना करते हैं बंगाल तक, और श्रीलंका पे भी चोलास ने इन्वेड करके उसको श्रीलंका को हासिल किया था। इस दौरान मालदीव्स को भी इन्वेड करके हासिल किया था और इंडोनेशिया और बर्मा और थाईलैंड के इलाके पर भी चोला का राज शुरू हुआ है इस दौरान। वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के गजनविद्स हावी हो जाते हैं, अपना दिल्ली तक अपना राज शुरू करते हैं वो। आप देख सकते हैं चोला का एम्पायर का विस्तार कितना बड़ा है कि बंगाल
आजकल का जो बांग्लादेश है उस इलाके तक उनका राज्य है, और श्रीलंका, मालदीव्स और इंडोनेशिया पे भी वो राज्य इन्वेड हुआ है। हम जैसे कहते हैं कि इंडिया कभी इन्वेड नहीं किया, कहीं पे इन्वेड, आप देख सकते हैं इंडोनेशिया तक चोला का राज्य है। चंपा तक भी उनके ट्रिब्यूटरी किंगडम्स हैं, बर्मा में भी हैं और थाईलैंड में भी है। चोला का इतना बड़ा विस्तार हुआ था। अब चोला राज एम्पायर जो है वो सिकुड़कर अब मोस्टली तेलुगु, कन्नड़ा और तमिल, केरला रीजन तक ही रह जाता है। श्रीलंका पे उनका और बाकी के इंडोनेशिया वगैरह जहाँ पे उनका राज था वो खत्म हो जाता है। आप देख सकते हैं कि हम बंगाल का जो राज्य किंगडम है वो शुरुआत हुआ है, और यहाँ से बंगाल का नाम जो है दुनिया में बहुत, जब इंडिया की मुगल टाइम पे सोने की चिड़िया कहा जाती थी, बंगाल से 12% जीडीपी होता था। घुरिद डायनेस्टी शुरू हुआ है वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। चोला किंगडम डिवाइड होकर उसमें होयसला किंगडम शुरू हो जाता है। गजनविद्स को इंडिया के नॉर्दर्न सेंट्रल पोर्शन पे सीमित कर घुरिद अपना दबदबा बना लेते हैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया और अफगानिस्तान में। गजनविद एम्पायर पूरा खत्म हो जाता है, घुरिद रूल शुरू हो जाता है इंडिया के दिल्ली पर। आप देख सकते हैं पूरा ऑलमोस्ट नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया घुरिद रूल में आ गया है। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत है ये, जब जहाँ पे कुतुब मीनार बना था, स्लेव डायनास्टी थी। आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न इंडिया में लाइट ब्लू में ये है मंगोल एम्पायर। मंगोल एम्पायर यहाँ तक पहुँच चुका है इस दौरान। मंगोल एम्पायर जो है, जो चंगेज खान का एम्पायर है, कंप्लीट इंडिया को घेरे हुए है, लेकिन इंडिया में वो सफलता हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि उस टाइम पे जो स्लेव डायनास्टी थी उन्होंने उनको बहुत पछाड़ दिया था। जैसे अलाउद्दीन खिलजी डायनास्टी के, उनसे पहले भी अलाउद्दीन खिलजी के दौर पे कम से कम 20-30 बार मंगोलों से लड़ाई हुई। हर बार अलाउद्दीन खिलजी और उनके सेना जीत चुकी थी। कश्मीर पे भी हावी हो जाते हैं मंगोल डायनास्टी, और कश्मीर भी वो ले लेते हैं। इस दौरान मंगोल चंगेज खान के निधन के बाद ये किंगडम कई बड़े बड़े एम्पायर्स में बंट जाता है उनके बेटों के बीच में। आप देख सकते हैं दिल्ली सुल्तानेट ने मंगोलों को पछाड़ा है इस दौरान। ये बहुत बड़ी सफलता थी, और कुछ ही लोग मंगोलों को पछाड़ सके, जैसे ममलूक ऑफ इजिप्ट, दिल्ली सुल्तानेट ऑफ इंडिया और वियतनाम के लोग और पोलैंड के लोग, ये लोग ही मंगोल किंगडम का सामना किया, उसको पछाड़ा। आप देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत का विस्तार बढ़ चुका है। अराउंड 1311 ईस्वी ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट साउथ इंडिया छोड़ दिया है, और यहाँ पे चोला डायनास्टी का खात्मा हो गया है और पांड्या रूल कर रहे हैं। तो चोला डायनास्टी का इतना लंबा रूल था इंडिया में, ये दुनिया का सबसे लंबा रूल करने वाला परिवार है। आप देख सकते हैं कि और एडवांस हो गया है दिल्ली सल्तनत, यहाँ पांड्या एक द्रविडियन सदर्न इंडिया पे रूल कर रहे हैं। पांड्या, आंध्रा, कलिंगा, असम, नेपाल, यही किंगडम बचे हैं दिल्ली सल्तनत के तरफ। विजयनगरा किंगडम की शुरुआत है। कश्मीर अपने आप को आज़ाद कर लिया है मंगोल कब्जे से। बहमनी किंगडम की शुरुआत
तिब्बत ने भी मंगोलों से आज़ादी ले ली है, लेकिन चाइना अभी भी मंगोल के अधीन है। बहामनी किंगडम, देख सकते हैं बंगाल भी दिल्ली सुल्तानेट से अलग हो चुका है और अपनी ओन किंगडम बंगाल में है। तैमूर का इन्वेजन हुआ था। इस दौरान तैमूर इंडिया को आया था सिर्फ लूट मार की नीयत से, और इसने यहाँ पे नहीं, हर तरफ इराक से लेकर सीरिया तक, सेंट्रल एशिया में इसने लूटमार किया, वहाँ के राज्यों को लूटा और वापस समरकंद चले गया। तैमूर जो है मुगलों के वंशज से है। जब तैमूर के जो गवर्नर लगाए थे, जो सैयद किंगडम था, उसको हराकर वापस दिल्ली सुल्तानेट फिर हावी हो जाता है। आप देख सकते हैं अब राजपूत इलाके प्रोमिनेंट में आ रहे हैं, जैसे मेवाड़, मालवा, जैसलमेर। विजयनगर किंगडम स्थापित होता है अच्छी तरह से, पूरे साउथ इंडिया पर अपना राज्य फैला देता है। आप देख सकते हैं नॉर्दर्न वेस्टर्न पोर्शन पे मुगल राज शुरू हुआ है, लेकिन अभी वो इंडिया में प्रवेश नहीं हुआ उनका। ये तैमूर के वंशज हैं और चंगेज खान और तैमूर के वंशज माने जाते हैं। इस दौरान बाबर ने दिल्ली सल्तनत को अपना दिल्ली वापस करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने माना नहीं और वापस भी नहीं किया। उसके बाद मुगल ये बाबर जो है इंडिया पे धावा बोल देते हैं, अपने आप को नॉर्थ इंडिया में दिल्ली में स्थापित कर लेते हैं मुगल। बाबर का राज्य है अभी बंगाल में, सूरी का चल रहा है राज। लेकिन हुमायूं जब गद्दी संभालते हैं, उनको शेरशाह सूरी बंगाल के पछाड़कर उनको वापस अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान के इलाके में महदूद कर देते हैं। कुछ सालों तक सूरी अपना राज्य स्थापित कर लेते हैं। उसके बाद हुमायूं पर्शियन एम्पायर से मिलकर उनकी मदद लेकर फिर वापस धावा बोलते हैं और शेरशाह सूरी के सल्तनत को पछाड़कर अपना मुगल सल्तनत फिर स्थापित करते हैं। आप देख सकते हैं मराठा किंगडम की शुरुआत हुई है और गोवा पोर्चुगीज के अंडर आ चुका है। फर्स्ट पोर्ट एक वेस्टर्न पावर के अंडर है। ये औरंगजेब का दौर है। औरंगजेब का राज्य कैंडी तक पहुंच जाता है। चेन्नई, तमिलनाडु, जब चेन्नई नहीं था, तमिलनाडु भी वो हासिल कर लेते हैं। मराठा वेस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र पर हावी हो जाते हैं, अपना किंगडम शिवाजी स्थापित कर लेते हैं, जहाँ पे औरंगजेब का निधन हो जाता है और बाद में के जो मुगल राजा हैं
वो बहुत ही कमज़ोर साबित होते हैं। तो अपने अपने राज्य हैदराबाद अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर लेता है और मराठा जो है अपना विस्तार मुगल सल्तनत में बढ़ाते जा रहा है। आप देख सकते हैं फ्रांस भी अपना एक फोर्ट बना चुका है। मुगल सल्तनत सिकुड़ते जाता है। राजपूत अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर लेते हैं मुगल सल्तनत से और मुगल एरिया अवध और दिल्ली का सिर्फ उतना ही इलाका रह जाता है। मराठा एम्पायर बढ़कर नेपाल तक पहुंच जाता है, बंगाल तक पहुंच जाता है। कलकत्ता में ब्रिटेन ने अपना एक राज्य स्थापित कर लिया है और मद्रास में भी ब्रिटेन ने अपना एक राज्य स्थापित कर लिया है। आप देख सकते हैं जैसे ब्रिटेन ने आंध्रा रीजन पे कंट्रोल ले लिया है, कर्नाटक रीजन पे कंट्रोल, मैसूर भी ब्रिटेन के अंडर है। 1800 तक साउथ इंडिया और निज़ाम एरिया और बंगाल का एरिया ब्रिटेन के अंडर आ जाता है और मुगल सल्तनत पूरी ख़त्म की जाती है इस दौरान और अपना ब्रिटेन जो है पूरे उत्तर प्रदेश, दिल्ली वहाँ तक अपना राज्य फैला देते हैं। मराठा एक ताकतवर अपोजिशन के जैसे इंडिया में रहते हैं, ब्रिटेन के खिलाफ राजपूत हैं। सिख एम्पायर की शुरुआत हुई है पंजाब में। जब ब्रिटेन ने मराठा को हराकर अपना पूरा वर्चस्व पूरा इंडिया पे कायम कर दिया है, सिख एम्पायर फैलते जाता है और थोड़ा विस्तार बढ़ा लेता है। धीरे धीरे पूरे इलाके ब्रिटेन के अंडर आने लगते हैं। वो नेपाल और भूटान को ना कब्जा कर सके। नेपाल के गोरखाओं से युद्ध हुआ है उनका, लेकिन वो उनको हरा नहीं सके। आप देख सकते हैं सिख एम्पायर कश्मीर तक पहुंच जाता है और ब्रिटेन जो है ऑलमोस्ट ऑल इंडिया पे राज कर रहा है 1841 में। 1851 तक सिख एम्पायर को पछाड़कर ब्रिटेन ने पूरे सारे इंडिया नॉन इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर अपना वर्चस्व जमा लिया है। 1857 की जो म्यूटिनी हुई है उसके बाद ब्रिटेन एक सोल पावर बन जाता है इंडिया में। जो बचा कुचा मुगल बादशाह थी जो शाहजहां बाद तक सीमित थी उसको ख़त्म कर देता है और बहादुर शाह जफर को रंगून बर्मा भेज देता है ब्रिटेन। आप देख सकते हैं अंडमान एंड निकोबार पर भी ब्रिटेन ने अभी इस दौरान अपनी हुकूमत जमा ली है और कोस्टल बर्मा पे भी हुकूमत जमा ली है। अफगानिस्तान से इस दौरान टक्कर में है ब्रिटेन, लेकिन अफगानिस्तान के लोगों को हरा नहीं सका ब्रिटेन। सारे इंडिया पे ब्रिटेन का ऑलमोस्ट ऑल कब्जा हो जाता है। पोर्चुगीज एक पावर रह जाता है गोवा में। ये पूरा कॉलोनियल दौर चल रहा है। सारे बर्मा पर हुकूमत कायम कर ली है ब्रिटेन ने। ब्रिटिश क्राउन के अंडर जब 1857 म्यूटिनी के बाद पूरा इंडिया, पाकिस्तान और बर्मा पूरा ब्रिटिश क्राउन के अंडर डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाता है और इंडिया पाकिस्तान को 1947 अगस्त 15 को आज़ादी मिलती है ब्रिटेन से। 1948 का ये दृश्य है जहाँ पे कश्मीर का स्टेटस क्लियर नहीं हुआ है अभी तक, इसलिए यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत बता रहा है। आप देख सकते हैं वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान है। (1950) में कश्मीर में जो हुआ है उसके बाद एक्सेशन टू इंडिया के बावजूद पाकिस्तान ने थोड़े इलाके पे कब्जा किया। आप देख सकते हैं 1956 और 60 तक गोवा भी पोर्चुगीज के अंडर होता है। ब्रिटेन जब इंडिया आज़ाद के दौरान गोवा इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया
1961 में और 62 में इंडिया ने गोवा को वापस हासिल किया एक मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान। आप देख सकते हैं 1962 वॉर के बाद लद्दाख के पोर्शन को चाइना ने कब्जा कर लिया है और इस मैप में सॉरी हम दिखा नहीं पा रहे कि वो पार्ट ऑफ इंडिया है। आप देख सकते हैं कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान 1965 1970 तक ऐसे ही रहते हैं। आप देख सकते हैं ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान आर पार्ट ऑफ सिंगल नेशन। लेकिन 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश कहकर वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान को डिक्लेयर किया जाता है एज ए इंडिपेंडेंट नेशन विद सपोर्ट ऑफ इंडिया। आज तक की सिचुएशन ये है कि जो मैप है ये सिचुएशन रियल है आज तक, लेकिन कश्मीर का नॉर्दर्न पार्ट इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये गलत मैप है कश्मीर का जो दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हिसाब से है। तो शुक्रिया दोस्तों, बने रहिए हमारे पास साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको इससे कुछ अपनी जानकारी में मदद हुई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।